लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि हिंसक आंदोलन के 3 दिन बाद 73 साल की सुशीला कार्की को नेपाल में अंतरिम सरकार का प्रमुख चुन लिया गया है। और यह समय का ही चक्र है कि एक जमाने में जिस सरकार ने उन्हें महाभियोग लाकर उनके पद से निलंबित करा दिया था, आज उसी सरकार के तख्ता पलट के बाद उन्हें अंतरिम सरकार के नेतृत्व की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी तक शायद आप सुशीला कार्की के बारे में बहुत कम जान पाए थे कि हाँ, वो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं नेपाल की, वो बनारस से पढ़ी हैं, लेकिन उसके आगे की ऐसी ऐसी बातें हम आपको उनके बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही जानना दिलचस्प और रोचक होगा। आज शाम करीब 7 बजे सुशीला कार्की राष्ट्रपति भवन पहुंची और इस दौरान उनके साथ उसी हामी नेपाल एनजीओ के सदस्य भी मौजूद थे जिसने इस जेनजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस एनजीओ ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपने से पहले 3 प्रमुख शर्तें रखी, जिनमें पहली शर्त है मौजूदा संघीय संसद को भंग करना, और यह शर्त मान भी ली गई। इसका मतलब यह है कि साल 2022 के संसदीय चुनाव में जिन भी राजनीतिक दलों ने जितनी भी सीटें जीती थी, अब वो संसद भंग हो जाएगी, वो निरस्त हो जाएगा जो भी चुनाव जीता। दूसरी शर्त यह कि 8 और 9 सितंबर के आंदोलन में जिस तरह से प्रदर्शनकारी युवा मारे गए और उनके खिलाफ शूट एट साइट के भी ऑर्डर दिए गए, उसकी भी एक न्यायिक आयोग से निष्पक्ष जांच कराई जाए। और तीसरी शर्त यह कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली समेत सभी मंत्रियों जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच कराई जाए और इसके लिए भी एक न्यायिक प्राधिकरण का गठन किया जाए। इसके अलावा सुशीला कार्की सिर्फ तभी तक नेपाल में अंतरिम सरकार को चलाएंगी जब तक कि वहां नए सिरे से चुनाव नहीं हो जाते और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। इसके लिए भी 6 महीने का समय तय किया गया है, जिसमें 6 महीने के अंदर नए सिरे से चुनाव करा के एक नई सरकार का गठन नेपाल में किया जाना बाकी है। नेपाल के जेनजी युवाओं ने यह जिम्मेदारी भी सुशीला कार्की को सौंपी है कि वो अंतरिम सरकार की प्रमुख रहते हुए अगले संसदीय चुनाव पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से कराएं। और आप देखिए कि ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से नेपाल का लोकतंत्र एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ये जो सड़कों पर लोग उतरे थे, ये जो ड्रोन शॉट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, और जो लोग ये सोच रहे थे कि इस आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही शासन की वापसी हो सकती है, वो लोग अब गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। और नेपाल के जेनजी युवाओं ने नेपाल के लोकतांत्रिक भविष्य को ही सुरक्षित रखा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। पिछले साल जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तब वहां मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार बनाया गया था, और कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस का नाम कहीं किसी सिफारिश से आया था, जिसके कारण यहां राजनीतिक अस्थिरता आज भी मौजूद है और बांग्लादेश में अब भी चुनाव नहीं हो पाए। और शायद बांग्लादेश से यहां नेपाल ने सीख ली है। वहां सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाकर यह काम सौंपा गया है कि वो नेपाल में निष्पक्षता से चुनाव कराए और वहां नई सरकार का गठन। हालांकि ऐसा कहा जाता रहा है कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान नेपाल में इमरजेंसी होनी यानी आपातकाल लागू रहेगा, और इसके लिए राष्ट्रपति सिफारिश जारी करेंगे और बाद में इस पर फैसला होगा। अब तक नेपाल में सुशीला कार्की की छवि बेदाग रही, और उनके लिए कहा जाता है कि वो उस दौर में भी सरकार के सामने नहीं झुकी जब सारे तंत्र पर उस वक्त की सरकारों का नियंत्रण होता था। सुशीला कार्की 2016 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केपी शर्मा ओली ने ही, पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद की थी, जिनको अब जेनजी के आंदोलन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, और उन्हीं की जगह अब ये ले रही हैं। आज यही सुशीला कार्की केपी शर्मा ओली की जगह ले रही हैं। सुशीला कार्की का करियर एक टीचर की नौकरी से शुरू हुआ था। तो जानिए कि आखिर सुशीला कार्की है कौन और उनका इंडिया कनेक्शन क्या है। एक टीचर के करियर से उनकी शुरुआत हुई, और इससे पहले उन्होंने भारत की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी की थी। इसके बाद साल 2006 में जब नेपाल से राजशाही शासन को हटाकर लोकतंत्र लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, तब भी सुशीला कार्की इसका हिस्सा थी। साल 2008 में जब नेपाल हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना और महिलाओं को बराबर अधिकार दिए गए, तब भी इस लोकतंत्र के ही कारण 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिली। हालांकि अप्रैल 2017 में नेपाल की तत्कालीन सरकार ने संसद की सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया। उन पर आरोप लगा कि वो चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल देती रही, रवैया सरकार विरोधी है। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे थे
क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सुशीला कार्की ने सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े फैसले सुनाए थे और उस वक्त उन्होंने एक बड़े पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति को भी अवैध करार दिया था, जबकि सरकार उस अधिकारी को किसी भी तरह से महानिरीक्षक नियुक्त करने पर अड़ी हुई थी। और इसी फैसले के बाद सरकार और सुशीला कार्की के बीच टकराव बढ़ा। सरकार सुशीला कार्की को झुकाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई। नियमों के अनुसार जांच पूरी होने तक उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई को नेपाल के लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना। पूरे नेपाल में आम जनता और वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और वो अपने आरोप साबित नहीं कर पाई तो संसद को अपनी आगे की कार्रवाई रोकनी पड़ी। आखिरकार सुशीला कार्की ने अपने मजबूत इरादों से सरकार को उस वक्त झुका दिया। यही बात शायद उनके फेवर में गई और जब देश में आंदोलन के बाद इंसाफ करने का सवाल आया तो सुशीला कार्की आज नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख हैं। यहां बड़ी बात यह है कि सुशीला कार्की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं और मुझ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत गहरा प्रभाव है। इसके अलावा एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी उस वक्त गंगा नदी के किनारे हॉस्टल और गर्मियों की रातों में छत पर बैठकर गंगा नदी को निहारना उन्हें आज भी याद आता है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि सुशीला कार्की का रुख भारत को लेकर अच्छा है फिलहाल, और इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि अब तक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा का झुकाव चीन के प्रति ज्यादा था। भारत को लेकर वो सहज नहीं माने जाते थे। सुशीला कार्की के नाम पर ऐसे वक्त में सहमति बनी जब दावेदारों की सूची लगातार लंबी हो रही थी। हालांकि इस मुद्दे पर कल रात सब कुछ बदल गया। नेपाल के राष्ट्रपति भवन में कल रात एक खास मीटिंग हुई। उसी का एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत और सुशीला कार्की मौजूद थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर संविधान के विशेषज्ञों से राय ली गई और आखिर में यह तय हुआ कि अंतरिम सरकार में प्रमुख के तौर पर सुशीला कार्की ही सही उम्मीदवार होंगी। नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां तो कल रात से होने लगी थी, लेकिन नाम का ऐलान आज किया गया। नए प्रधानमंत्री के लिए गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन इमारत में प्रधानमंत्री का अलग कमरा भी तैयार किया गया है जिसमें फर्नीचर भी रखा जा रहा है।